एक असाधारण चोरी और राजा का गुस्सा। विजयनगर साम्राज्य अपने सोने और रत्नों के लिए जाना जाता था। महाराजा कृष्णदेव राय एक न्यायप्रिय शासक थे, पर उनकी राजधानी में अपराध लगभग न के बराबर थे, जिसका श्रेय तेनालीराम की तीक्ष्ण बुद्धि और गुप्तचर व्यवस्था को भी जाता था। एक रात महाराजा कृष्णदेव राय के कक्ष से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुश्तैनी हार चोरी हो गया। यह हार केवल सोने हीरे का नहीं था, बल्कि इसे राजगौरव हार कहा जाता था, क्योंकि यह महाराजा के पूर्वजों की निशानी थी। हार महाराजा के निजी शयन कक्ष के एक अत्यंत सुरक्षित संदूक में रखा गया था, जिसकी चाबी महाराजा अपने तकिए के नीचे रखते थे। अगली सुबह जब यह चोरी सामने आई तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। महाराजा कृष्णदेव राय क्रोध से आग बबूला हो गए। महाराज ने आपातकालीन दरबार बुलाया और दहाड़ते हुए कहा, यह कैसी लापरवाही है। मेरे निजी कक्ष से इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद राजगौरव हार चोरी हो गया। यह चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। यह कोई ऐसा है जो महल की हर चाल से वाकिफ है। सेनापति भद्रायन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमने सभी निकास द्वार सील कर दिए हैं। हम हर कोने की जांच कर रहे हैं, पर चोर का कोई निशान नहीं मिला। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा ने अपना सिर खुजाया और तेनालीराम की ओर देखा। उन्हें लगा कि यह तेनालीराम को नीचा दिखाने का सुनहरा अवसर है। तिम्माप्पा ने कहा, महाराज, हमें तुरंत तेनालीराम को इस मामले की जांच सौंप देनी चाहिए। वह हमेशा कहते हैं कि उनकी बुद्धि हर समस्या का समाधान कर सकती है। यदि वह इस चोर को नहीं पकड़ पाए तो सिद्ध हो जाएगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल चुटकुलों तक सीमित है। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। महाराज ने आदेश दिया, तेनालीराम, यह मामला तुम्हारे हवाले है। तुम्हें 7 दिनों के भीतर राजगौरव, हार और चोर को पकड़ना होगा। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें भारी पुरस्कार मिलेगा। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें 1 वर्ष के लिए राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा। तेनालीराम ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। महाराज की आज्ञा। मैं 7 दिनों में चोर और चोर का सच दोनों सामने लाऊंगा। तेनालीराम की पहली जांच, सच की परतें। तेनालीराम ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल यानी महाराजा के शयन कक्ष का मुआयना किया। तेनालीराम ने ध्यान दिया, कोई तोड़फोड़ नहीं। संदूक या दरवाजे पर जबरदस्ती तोड़ने का कोई निशान नहीं था। इससे सिद्ध होता था कि चोर या तो महल का आदमी है या उसके पास महल की चाबी थी। चाबी और संदूक बंद था और चाबी तकिए के नीचे जस की तस रखी थी। महल का कुत्ता। महल के बाहर एक बहुत ही प्रशिक्षित और खतरनाक पहरेदार कुत्ता तैनात था, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते ही भौंकने लगता था। उस रात कुत्ते ने कोई आवाज नहीं की। तेनालीराम ने सेनापति भद्रायन से पूछा, क्या कुत्ते ने कोई आवाज की थी? भद्रायन, नहीं। तेनालीराम, पूरी रात चुप्पी थी। यह हमें और परेशान कर रहा है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर का पहला सच है। चोर वह है जिसे कुत्ता जानता है और जिस पर भरोसा करता है। तेनालीराम ने तुरंत जांच की दिशा महल के अंदरूनी लोगों की ओर मोड़ दी। उन्होंने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिन्हें महाराजा के कक्ष में प्रवेश की अनुमति थी, महाराजा के निजी सेवक, महारानी और कुछ अत्यंत करीबी दरबारी। दूसरी जांच, अफवाह का दाव। तेनालीराम ने यह भी महसूस किया कि चोर इतना चालाक है कि वह इतनी जल्दी हार को बेचेगा नहीं, बल्कि कहीं छिपाएगा। अगले दिन दरबार में तेनालीराम ने एक अजीब घोषणा की। तेनालीराम ने कहा, महाराज, जांच के दौरान हमें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। चोर ने हार के साथ साथ एक अमूल्य गुप्त मानचित्र भी चुरा लिया है। यह मानचित्र हमें अदृश्य खजाने तक ले जाता है, जिसकी कीमत राजगौरव हार से 10 गुना अधिक है। महाराज और सभी दरबारी हैरान रह गए। ऐसा कोई मानचित्र था ही नहीं। यह तेनालीराम का अफवाह का दाव था। तेनालीराम ने जानबूझकर यह खबर पूरे राज्य में फैला दी। उन्होंने सोचा, असली चोर हार छिपाएगा, पर वह इस गुप्त मानचित्र की बात सुनकर बेचैन हो उठेगा। यदि वह अदृश्य खजाने की तलाश में कोई गलती करता है तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अफवाह फैलने के 2 दिन बाद चोर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चोर इतना चालाक था कि उसने इस अफवाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। तिम्माप्पा ने दरबार में तेनालीराम का मजाक उड़ाया। तेनालीराम, तुम्हारा चोर का सच
अभी तक तो केवल एक और झूठ साबित हुआ है। न कोई चोर, न कोई खजाना। तेनालीराम शांत रहे और उन्होंने अपनी तीसरी और निर्णायक चाल पर काम शुरू किया। तीसरी जांच, 3 झूठी शिकायतें। तेनालीराम ने अब चोर को सीधे धमकी देने का फैसला किया, पर एक अप्रत्यक्ष तरीके से। उन्होंने 3 ऐसे लोगों को चुना जिन पर उन्हें हल्का संदेह था। भीम, महाराजा का निजी सेवक जो संदूक और चाबी की जगह जानता था। कमला, महारानी की खास दासी जो पूरे महल में घूमती थी। दयाराम, एक दरबारी जिसे हाल ही में जुए में बड़ा नुकसान हुआ था। तेनालीराम ने इन तीनों को दरबार में बुलाया और तीनों के खिलाफ 3 अलग अलग, पूरी तरह से झूठी शिकायतें दर्ज करवा दी। भीम के खिलाफ शिकायत, भीम ने एक गरीब किसान का घोड़ा चुराया है। कमला के खिलाफ शिकायत, कमला ने महारानी के एक मामूली कंगन को चुराया है। दयाराम के खिलाफ शिकायत, दयाराम ने राजकोष से थोड़ी सी चांदी चुराई है। तीनों ने अपनी अपनी शिकायतों को झूठा बताया और कसम खाई कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, हमें पता है कि ये शिकायतें झूठी है, पर हम मीठी सजा प्रणाली का उपयोग करेंगे। इन तीनों को 7 दिनों तक मीठी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी सेवक ऐसी शिकायत का शिकार न हो। तेनालीराम ने तीनों को ऐसी सजाएं दी जिनका चोरी से कोई संबंध नहीं था। भीम की सजा, 7 दिन तक रोज सुबह उसे महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर 1 लाल मिर्च खानी थी और उसके बाद लोगों को हंसाना था। कमला की सजा, 7 दिन तक उसे रोज सोने से पहले अपने बालों को शहद से धोना था। दयाराम की सजा, 7 दिन तक उसे रोज अपने पैरों को गुलाब जल से धोना था। सजा शुरू हो गई। तेनालीराम को पता था कि इन तीनों में से चोर कौन है। वह इस सजा के दौरान एक बड़ी गलती करेगा। चोर का सच और तेनालीराम का निष्कर्ष। 7 दिन तक सजा चली। सभी दरबारी हंस रहे थे। भीम मिर्च खाकर हंसता, पर उसका पेट चलता। कमला शहद वाले चिपचिपे बालों से परेशान थी। दयाराम के पैर गुलाब जल से महक रहे थे, पर वह थका हुआ था। सजा पूरी होने के बाद तीनों को दरबार में बुलाया गया। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, हमें चोर मिल गया है। चोर इन तीनों में से कोई नहीं है, पर इन तीनों में से एक जानता है कि चोर कौन है। तेनालीराम ने अचानक दयाराम की ओर देखा, जिसके पैर गुलाब जल से महक रहे थे। तेनालीराम ने दयाराम से पूछा, दयाराम, तुम अपनी सजा के दौरान सबसे अधिक परेशान क्यों थे? दयाराम ने कहा, परेशानी? कहा तेनालीराम, मेरे पैर रोज गुलाब जल से धोए जाते थे। यह तो एक आरामदायक सजा थी, मैं तो इससे खुश था। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुमने गलती कर दी। तेनालीराम ने महाराज और दरबारियों को समझाया, महाराज, मैंने जानबूझकर भीम को पेट चलाने वाली मिर्च और कमला को चिपचिपे शहद की सजा दी। ये दोनों सजाएं शारीरिक रूप से परेशान करने वाली थीं, लेकिन दयाराम की सजा, गुलाब जल से पैर धोना, एक सुखद सजा थी। वह सचमुच इससे खुश होना चाहिए था। लेकिन आप भूल रहे हैं कि दयाराम जुए का आदी है और उसने जुए में भारी नुकसान उठाया है। यदि वह सचमुच चोर होता और हार उसके पास होता, तो वह इन सुखद सजाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके मन में हर समय हार को बेचने और जुए का कर्ज चुकाने की चिंता होती। पर दयाराम तो अपनी सजा से भी खुश था। इसका मतलब है कि वह न तो चोर है और न ही उसे हार के बारे में कोई चिंता थी। तेनालीराम ने अब भीम और कमला की ओर देखा। तेनालीराम ने कहा, भीम और कमला अपनी सजा से बेहद परेशान थे। इसका मतलब है कि उनका ध्यान हार से हटा हुआ था, इसलिए वे भी चोर नहीं हैं। तेनालीराम ने घोषणा की, चोर का सच यह है कि चोर को इस हार की चोरी से कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। चोर का असली मकसद, तेनालीराम ने कहा, यदि चोर को हार बेचकर पैसा कमाना होता तो वह अदृश्य खजाने की अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो चोर का मकसद क्या है? तेनालीराम ने खुद से पूछा और फिर उत्तर दिया, चोर का मकसद हार चुराना नहीं, बल्कि राज्य में अव्यवस्था फैलाना और अविश्वास पैदा करना था। तेनालीराम ने सीधे प्रधानमंत्री तिम्माप्पा और सेनापति भद्रायन की ओर देखा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता में बदलाव देखना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस चोरी का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहता था।
तिम्माप्पा और भद्रायन डर से कांपने लगे। तेनालीराम ने कहा, और अब मैं आपको चोर का सच बताता हूँ। जिस तरह से चोरी हुई, संदूक बंद था, चाबी जस की तस रखी थी और कुत्ते ने आवाज नहीं की, यह केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था। तेनालीराम ने सीधे भीम की ओर इशारा किया, जो महाराजा का निजी सेवक था। भीम, तुम चोर नहीं हो, पर तुमने चोरी होते हुए देखी। तुमने चोर को देखा और उसे जाने दिया। भीम डर से कांपने लगा और उसने स्वीकार किया, हाँ, मैंने देखा, पर उस चोर ने तुम्हें धमकाया। उसने तुम्हें पैसे दिए और कहा कि यदि तुम कुछ कहोगे तो वह तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हत्या कर देगा। भीम जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, हाँ तेनालीराम, चोर कोई और है। वह चोर का नाम अभी भी गुप्त है, पर कहानी एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है, जिसमें यह सामने आएगा कि चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सेवक को डराकर अपने स्वार्थ के लिए चोरी करवाई। यह कहानी का पहला भाग है, जिसमें हमने मुख्य रहस्य और चोर की खोज की शुरुआत को विस्तार से प्रस्तुत किया है। क्या आप चाहेंगे कि तेनालीराम और चोर का सच? विजयनगर की वैभवशाली नगरी। विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था। महाराजा कृष्णदेव राय का शासन न्यायपूर्ण और समृद्ध था। उनकी राजधानी विजयनगर कला, साहित्य और व्यापार का एक अद्भुत केंद्र थी। दरबार में अनेक विद्वान, कवि और कलाकार शोभा बढ़ाते थे, पर इन सब में सबसे प्रिय और बुद्धिमान दरबारी था तेनालीराम। अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और विनोद प्रियता के कारण वह महाराज के सबसे खास थे। तेनालीराम से महाराज का प्रेम कुछ अन्य दरबारियों को अखरता था, जिनमें प्रमुख थे प्रधानमंत्री तिम्माप्पा और मुख्य सेनापति भद्रायन। वे अक्सर तेनालीराम को नीचा दिखाने के अवसर खोजते रहते थे। शाही मुकुट का रहस्य। महाराजा कृष्णदेव राय के पास एक अमूल्य शाही मुकुट था, जिसे विजय मुकुट कहा जाता था। यह मुकुट केवल सोने और हीरों से ही नहीं बना था, बल्कि यह विजयनगर के गौरव और शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता था कि जब तक यह मुकुट सुरक्षित रहेगा, विजयनगर का वैभव भी कायम रहेगा। यह मुकुट एक विशेष कक्ष, जिसे रत्न भंडार कहा जाता था, में अत्यंत कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। रत्न भंडार के चारों ओर 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते थे और इसकी चाबी स्वयं महाराज के पास होती थी। एक रात, वह रात अमावस्या की थी। आसमान में घना अंधेरा था और महल के विशाल गलियारों में केवल मशालों की धीमी रोशनी थी। अचानक रत्न भंडार के पास तैनात पहरेदारों ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी चीज को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक तेज चर्रर की आवाज आई और एक पल के लिए रोशनी गुल हो गई। जैसे ही रोशनी वापस आई, पहरेदार चौकन्ने हो गए। उन्होंने देखा कि रत्न भंडार का भारी लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने फौरन अंदर झांका। सबसे बड़ा डर सच हो गया था। रत्न भंडार खाली था। सोने और चांदी के बर्तनों के बीच में, जहां विजय मुकुट रखा जाता था, वह जगह वीरान थी। शाही मुकुट चोरी हो गया था। दरबार में खलबली। अगली सुबह जब यह भयानक खबर महाराजा कृष्णदेव राय तक पहुंची, तो पूरे महल में अफरा-तफरी मच गई। महाराज क्रोध और निराशा से भर उठे। उन्होंने तुरंत आपातकालीन दरबार बुलाया। महाराज ने दहाड़ते हुए कहा, यह कैसी लापरवाही है। हमारे राज्य के गौरव का प्रतीक विजय मुकुट चोरी हो गया। पहरेदारों को किसने चकमा दिया? कौन है वह दुस्साहसी चोर जिसने विजयनगर की नींव हिलाने की कोशिश की है? सेनापति भद्रायन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, रात के समय किसी ने दरवाजे के ताले को एक विशेष अम्ल एसिड से गला दिया होगा और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर मुकुट ले भागा। हमने सभी दिशाओं में अपने गुप्तचर भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। महाराज, यह केवल चोरी नहीं है, यह हमारे राज्य के सम्मान पर हमला है। यदि यह खबर बाहर गई तो हमारे शत्रु राज्य इसे हमारी कमजोरी समझेंगे। महाराज की आंखें तेनालीराम को ढूंढ रही थीं। तेनालीराम, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे, एक कोने में खड़े थे। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, तेनाली, तुम शांत क्यों हो? यह राज्य के लिए एक बड़ा संकट है। क्या तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि इस समस्या पर कोई प्रकाश डाल सकती है? तेनालीराम ने विनम्रता से सिर झुकाया। तेनालीराम की पहली चाल। तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि यह एक बड़ी विपत्ति है,
पर हर विपत्ति अपने साथ एक मौका भी लाती है। चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, एक गलती जरूर करेगा। सबसे पहले हमें चोर की मनोदशा को समझना होगा। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज, क्या आपके पास इस मुकुट की कोई पुरानी कथा या कोई खास बात है जो चोर को इस मुकुट को बेचने या छिपाने से रोक सके? महाराज ने कुछ देर सोचा और बोले, हाँ, एक पुरानी कहानी है। मेरे दादाजी ने मुकुट के केंद्रीय हीरे के नीचे एक अति सूक्ष्म अदृश्य स्याही से एक गुप्त संदेश लिखा था। संदेश कहता था, जो इसे चुराएगा उसका अंत निकट है। यह संदेश केवल बहुत ही खास रासायनिक प्रकाश में ही देखा जा सकता था और यह बात हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता थी। लेकिन अब तो वह मुकुट ही नहीं है। तेनालीराम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, महाराज, यही वह सुनहरी रस्सी है जिससे हम चोर को बांधेंगे। तेनालीराम ने अपनी योजना सबके सामने रखी। राज्यव्यापी घोषणा। राज्य के हर कोने में यह घोषणा करवा दी जाए कि विजय मुकुट के साथ एक भयानक शाप जुड़ा हुआ है। जो भी मुकुट पहनेगा वह 7 दिनों के भीतर भयानक रोग से ग्रसित हो जाएगा और 7 सप्ताह में मर जाएगा। पुरस्कार की घोषणा। साथ ही घोषणा करें कि यदि कोई व्यक्ति मुकुट को वापस लाता है तो महाराज उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और एक गांव भेंट करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गुप्त निगरानी। घोषणा के बाद महल के सभी प्रमुख द्वारों और शहर के बाहरी मार्गों पर गुप्त रूप से निगरानी बढ़ा दी जाए। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा ने व्यंग्य से कहा, तेनालीराम, यह कैसी बच्चों वाली बात है। चोर चोरी की गई चीज को शाप के डर से वापस क्यों करेगा? वह तो जानता होगा कि यह सब एक अफवाह है। तेनालीराम मुस्कुराए, प्रधानमंत्री जी, चोर कितना भी साहसी क्यों न हो, जब उसे पता चलेगा कि मुकुट पर शाप है तो एक बार के लिए उसके मन में डर जरूर बैठेगा। और यदि वह डर गया तो वह उस मुकुट को छूने से भी डरेगा। वह सोचेगा, इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना, और फिर वह इनाम की राशि के लालच में मुकुट को कहीं छिपाकर इनाम लेने आएगा। हम उसी पल उसे पकड़ेंगे। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत घोषणाएं करवाने का आदेश दिया और तेनालीराम को मुकुट खोजने का विशेष कार्य सौंपा। तेनालीराम की पहली चाल चल दी गई थी। अब उन्हें बस उस डर के फलने का इंतजार करना था जो उन्होंने चोर के मन में बोया था। कहानी में आगे क्या होगा? क्या चोर मुकुट वापस करने आएगा? तेनालीराम कैसे जानेंगे कि कौन सा चोर मुकुट वापस ला रहा है? क्या प्रधानमंत्री और सेनापति तेनालीराम को असफल करने की कोशिश करेंगे? यह कहानी का पहला भाग है। तेनालीराम की उल्टी सलाह। विजयनगर और ईर्ष्यालु दरबारी। विजयनगर साम्राज्य ज्ञान, धन और कला के लिए पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। महाराजा कृष्णदेव राय न्यायप्रिय और विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में तेनालीराम सबसे चमकीला रत्न थे। तेनालीराम अपनी चतुराई, हास्य और हर कठिन समस्या का तुरंत हल निकालने की क्षमता के कारण महाराज के अत्यंत प्रिय थे। परंतु जैसा कि अक्सर होता है, तेनालीराम की बढ़ती लोकप्रियता दरबार के कुछ अन्य सदस्यों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री तिम्माप्पा और दरबारी कवि राजकवि राघव को कांटे की तरह चुभती थी। वे दोनों अक्सर तेनालीराम को नीचा दिखाने या उन्हें महाराज की नजरों से गिराने की योजनाएं बनाते रहते थे। धन का अहंकार और एक नया दरबारी। एक बार दूर देश से एक अत्यंत धनी व्यापारी, जिसका नाम धनराज था, विजयनगर आया। धनराज ने अपनी अपार संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए महाराज को हीरे जवाहरात से भरी एक पेटी भेंट की। धनराज की एक बुरी आदत थी, वह अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार करता था और मानता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि बुद्धि भी। महाराज कृष्णदेव राय धनराज की मेहमान नवाजी कर रहे थे, लेकिन धनराज की बातें उन्हें थोड़ी खटक रही थीं। एक दिन दरबार में धनराज ने बड़े घमंड से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास तेनालीराम जैसा एक बुद्धिमान दरबारी है जो अपनी चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा देता है। पर मेरा मानना है कि यदि मेरे पास पर्याप्त धन हो तो मैं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को खरीदकर अपनी बुद्धि बढ़ा सकता हूँ। इस बात पर तिम्माप्पा और राघव तुरंत धनराज के पक्ष में हो गए। तिम्माप्पा बोले, हाँ महाराज, धनराज सही कह रहे हैं। तेनालीराम की बुद्धि केवल छोटी मोटी पहेलियों तक सीमित है। असली ज्ञान तो शास्त्रों और वर्षों के अनुभव से आता है, न कि चुटकुलों से। राजकवि राघव ने अपनी कविता में व्यंग्य किया, सोने के पहाड़ खड़े हों जहाँ, बुद्धि का दीपक बुझ जाए वहाँ, ज्ञान भी बिकता है बाजार में।
यदि कीमत हो लाखों हजार में। तेनालीराम हमेशा की तरह शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धनराज जी, धन निश्चित रूप से कई सुख सुविधाएं खरीद सकता है, पर बुद्धि एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो केवल अभ्यास और अनुभव से ही पाया जा सकता है, न कि सोने की थैलियों से। धनराज को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने चुनौती दी, ठीक है तेनालीराम, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। यदि तुम अपनी बुद्धि से मुझे मेरी गलती का एहसास करा दो, तो मैं अपनी आधी संपत्ति महाराज के चरणों में रख दूंगा। यदि तुम असफल रहे, तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? महाराजा की विचित्र शर्त। महाराज कृष्णदेव राय को यह नाटक मजेदार लगा। वे जानते थे कि तेनालीराम यह चुनौती स्वीकार करेंगे ही। महाराज ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कहा, चुनौती स्वीकार की जाती है, परंतु मेरी एक शर्त है। तेनालीराम, तुम्हें धनराज को सीधे सलाह नहीं देनी है। तुम जो भी सलाह दोगे, वह हमेशा उल्टी होनी चाहिए। तुम्हें जो भी अच्छा लगे, तुम्हें उसका उल्टा करने को कहना है। यदि धनराज तुम्हारी उल्टी सलाह मानकर गलती करता है और सीख लेता है, तो तुम जीत जाओगे। यह सुनकर तिम्माप्पा और राघव खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि यह तेनालीराम को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका है। तिम्माप्पा ने हंसते हुए कहा, महाराज की जय हो, यह तो बहुत मजेदार होगा। अब तेनालीराम को अपनी उल्टी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तेनालीराम ने सिर झुकाया और कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। मैं आज से केवल उल्टी सलाह ही दूंगा। और इस प्रकार उल्टी सलाह देने का यह विचित्र खेल शुरू हुआ। उल्टी सलाह। एक, घर और दीवार। धनराज एक अत्यंत आलसी व्यक्ति था, जो अपनी हवेली में आराम करता रहता था और अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता रहता था। वह अक्सर अपनी हवेली की सुंदरता पर गर्व करता था। अगले दिन तेनालीराम धनराज से मिलने उसके आलीशान महल पहुंचे। महल में चारों ओर कारीगरी की गई थी, पर तेनालीराम ने ध्यान दिया कि एक जगह पर महल की एक बाहरी दीवार में छोटी सी दरार है। धनराज ने गर्व से कहा, देखो तेनालीराम, मेरे कारीगरों ने इस महल को सोने की तरह चमकाया है। इसमें कोई दोष नहीं है। तेनालीराम ने दरार को देखकर अपनी शर्त के अनुसार उल्टी सलाह दी, धनराज जी, यह दीवार बहुत मजबूत है। मेरा कहना मानो तो इसे बिल्कुल मत तुड़वाना। यह थोड़ी सी दरार इसे एक खास प्राचीन रूप दे रही है। यदि आप इसे ठीक करवा देंगे, तो यह दीवार बहुत कमजोर हो जाएगी और जल्दी गिर जाएगी। धनराज ने सोचा, यह तेनालीराम कैसा मूर्ख है। यह कह रहा है कि कमजोर दीवार को रहने दो ताकि वह मजबूत बनी रहे। उसने अहंकार से सोचा, यह मेरे पैसे की ताकत है कि मैं ऐसी उल्टी सलाह को भी नजरअंदाज कर सकता हूं। धनराज ने तुरंत एक मजदूर को बुलाया और कहा, तेनालीराम के कहने का उल्टा करो। इस दीवार को तुरंत तुड़वाओ और नए सिरे से सबसे अच्छी सामग्री से बनवाओ। मजदूरों ने तेनालीराम की सलाह का उल्टा किया। उन्होंने उस हिस्से को तुड़वाया और पाया कि दरार अंदर से बहुत बड़ी थी और यदि इसे तुरंत ठीक नहीं किया जाता, तो आने वाले मानसून में पूरा महल ढह सकता था। धनराज ने सोचा, तेनालीराम ने तो इसे टूटने देने की सलाह दी थी, मैंने इसे बनवा दिया। मैंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं बच गया। उसकी उल्टी सलाह मेरे काम नहीं आई। तेनालीराम मुस्कुराते हुए चुपचाप वापस आ गए। उल्टी सलाह। 2, स्वादिष्ट भोजन और स्वास्थ्य। धनराज को स्वादिष्ट और तेल में तले हुए व्यंजन खाना बहुत पसंद था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। वह मोटापे और आलस्य से ग्रस्त था, पर अपनी खाने की आदतों को बदलना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद महाराज ने धनराज को एक दावत पर बुलाया। धनराज ने अपने लिए कई तरह के तले हुए पकवान और मीठे व्यंजन मंगवाए। तेनालीराम को देखकर धनराज ने पूछा, क्या मैं यह स्वादिष्ट भोजन खाऊं या नहीं? तुम तो उल्टी सलाह ही दोगे। तेनालीराम ने देखा कि धनराज का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उन्होंने अपनी उल्टी सलाह दी, धनराज जी, आपको यह सारा तेल और घी वाला भोजन, साथ ही यह मीठी मिठाइयाँ तुरंत खा लेनी चाहिए। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह सब खाने से आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाएगा और आप दुबले पतले होकर, बीमारियों से घिरकर लंबे समय तक जीवित रहेंगे। धनराज ने सोचा, यह तो चाहता है कि मैं मोटा होकर मर जाऊं। यदि मैं इसका उल्टा करूं, तो मैं स्वस्थ रहूंगा। उसने तुरंत अपने मनपसंद तले हुए भोजन को एक तरफ रख दिया और सादे फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया।
धनराज ने अहंकार से सोचा, तेनालीराम की उल्टी सलाह का उल्टा करके मैंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की। एक बार फिर उसकी सलाह मेरे किसी काम नहीं आई। लेकिन इस प्रक्रिया में धनराज ने अनजाने में ही अपनी सेहत सुधारना शुरू कर दिया। तेनालीराम एक बार फिर मुस्कराए और चुपचाप निकल गए। उल्टी सलाह 3, व्यापार और मूर्खता। धनराज का सबसे बड़ा व्यापार मसालों का था, जिसमें वह हमेशा सही समय पर ऊंचे दाम पर माल खरीदता था। एक दिन धनराज बहुत चिंतित था। उसे खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य में मसालों की फसल अच्छी हुई है, इसलिए कीमतें जल्द ही गिरने वाली है। उसके पास बड़ी मात्रा में मसाले का स्टॉक था। यदि वह अब नहीं बेचता तो उसे भारी नुकसान हो सकता था। उसने तेनालीराम को बुलाया और अपनी चिंता बताई। धनराज ने पूछा, बाजार में कीमतें गिरने वाली है, मुझे अभी अपना सारा माल बेच देना चाहिए, है ना? तेनालीराम ने अपनी उल्टी सलाह दी। नहीं धनराज जी, आपको गलती से भी अपना माल अभी नहीं बेचना चाहिए। यदि आप बेच देंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आपका धन बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस माल को कम से कम 1 साल तक अपने गोदाम में सड़ने दें। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप बुद्धिमानी का एक अच्छा सबक सीखेंगे। धनराज ने माथे पर हाथ मारा। यह मूर्ख क्या चाहता है कि मैं अपना माल खराब करके नुकसान उठाऊं? उसने तुरंत तेनालीराम की सलाह का उल्टा किया। उसने सोचा कि तेनालीराम चाहते हैं कि मैं नुकसान उठाऊं, इसलिए वह सलाह दे रहे हैं कि माल मत बेचो। धनराज ने तुरंत अपने सारे मसाले बाजार की मौजूदा अच्छी कीमत पर बेच दिए। कुछ ही हफ्तों में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, कीमतें धड़ाम से गिर गईं। यदि उसने तेनालीराम की उल्टी सलाह मानी होती तो उसका लाखों का नुकसान होता। धनराज ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, तेनालीराम की हर सलाह का उल्टा करना ही सही बुद्धिमानी है। उसकी उल्टी सलाह केवल मुझे सही काम करने का संकेत देती है। लेकिन इस दौरान धनराज ने तेनालीराम की बातों पर ध्यान देना और सोच समझकर फैसला लेना शुरू कर दिया था। वह अब केवल अहंकार से नहीं, बल्कि तर्क से काम कर रहा था। तेनालीराम का छुपा हुआ दाव। दरबार में तिम्माप्पा और राघव अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। तिम्माप्पा ने महाराज से कहा, देखा महाराज, तेनालीराम की उल्टी सलाह का हर बार उल्टा करने से धनराज ने केवल लाभ ही कमाया है। तेनालीराम की बुद्धि काम नहीं कर रही है, धनराज जीत रहा है। महाराज कृष्णदेव राय मुस्कुरा रहे थे, पर तेनालीराम शांत थे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, जीत मेरी ही हो रही है। धनराज अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि वह अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि केवल मेरी उल्टी सलाह का उल्टा करके सही निर्णय ले रहा है। वह अब मेरी सलाह पर निर्भर हो गया है। तेनालीराम ने महाराज से कहा, अगले भाग में मैं अपनी उल्टी सलाह का सबसे बड़ा और निर्णायक दाव खेलूंगा। मैं धनराज को दिखाऊंगा कि उसकी असली जीत या हार किसमें है। यह कहानी का पहला भाग है। कहानी अभी भी बहुत विस्तृत होनी बाकी है, जिसमें तेनालीराम एक निर्णायक चाल चलेंगे, जिससे धनराज को एहसास होगा कि केवल धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। क्या आप चाहेंगे कि तेनालीराम की उल्टी सलाह, अपना सारा माल बेच देना चाहिए, है ना? तेनालीराम ने अपनी उल्टी सलाह दी। नहीं धनराज जी, आपको गलती से भी अपना माल अभी नहीं बेचना चाहिए। यदि आप बेच देंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आपका धन बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस माल को कम से कम 1 साल तक अपने गोदाम में सड़ने दें। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप बुद्धिमानी का एक अच्छा सबक सीखेंगे। धनराज ने माथे पर हाथ मारा। यह मूर्ख क्या चाहता है कि मैं अपना माल खराब करके नुकसान उठाऊं? उसने तुरंत तेनालीराम की सलाह का उल्टा किया। उसने सोचा कि तेनालीराम चाहते हैं कि मैं नुकसान उठाऊं, इसलिए वह सलाह दे रहे हैं कि माल मत बेचो। धनराज ने तुरंत अपने सारे मसाले बाजार की मौजूदा अच्छी कीमत पर बेच दिए। कुछ ही हफ्तों में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, कीमतें धड़ाम से गिर गईं। यदि उसने तेनालीराम की उल्टी सलाह मानी होती तो उसका लाखों का नुकसान होता। धनराज ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, तेनालीराम की हर सलाह का उल्टा करना ही सही बुद्धिमानी है। उसकी उल्टी सलाह केवल मुझे सही काम करने का संकेत देती है। लेकिन इस दौरान
धनराज ने तेनालीराम की बातों पर ध्यान देना और सोच समझकर फैसला लेना शुरू कर दिया था। वह अब केवल अहंकार से नहीं, बल्कि तर्क से काम कर रहा था। तेनालीराम का छुपा हुआ दाव। दरबार में तिम्माप्पा और राघव अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। तिम्माप्पा ने महाराज से कहा, देखा महाराज, तेनालीराम की उल्टी सलाह का हर बार उल्टा करने से धनराज ने केवल लाभ ही कमाया है। तेनालीराम की बुद्धि काम नहीं कर रही है। धनराज जीत रहा है। महाराज कृष्णदेव राय मुस्कुरा रहे थे, पर तेनालीराम शांत थे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, जीत मेरी ही हो रही है। धनराज अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि वह अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि केवल मेरी उल्टी सलाह का उल्टा करके सही निर्णय ले रहा है। वह अब मेरी सलाह पर निर्भर हो गया है। तेनालीराम ने महाराज से कहा, अगले भाग में मैं अपनी उल्टी सलाह का सबसे बड़ा और निर्णायक दाव खेलूंगा। मैं धनराज को दिखाऊंगा कि उसकी असली जीत या हार किसमें है। यह कहानी का पहला भाग है। कहानी अभी भी बहुत विस्तृत होनी बाकी है, जिसमें तेनालीराम एक निर्णायक चाल चलेंगे, जिससे धनराज को एहसास होगा कि केवल धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। क्या आप चाहेंगे कि तेनालीराम की उल्टी सलाह, अहंकार की अग्नि और गुप्त योजना? धनराज तेनालीराम की हर उल्टी सलाह का सफलतापूर्वक उल्टा करके आत्मविश्वास से भर गया था। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वह अब न केवल तेनालीराम पर, बल्कि दरबार के अन्य लोगों पर भी अपनी बुद्धिमत्ता और धन की श्रेष्ठता दिखाने लगा था। धनराज ने दरबार में घोषणा की, महाराज, तेनालीराम की सलाहें इतनी उल्टी और मूर्खतापूर्ण होती है कि कोई भी व्यक्ति बस उसका उल्टा करके बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकता है। मुझे अब यह विश्वास हो गया है कि बुद्धि केवल धन से ही आती है। मैंने तेनालीराम के खिलाफ अपनी जीत साबित कर दी है। तेनालीराम ने शांत भाव से कहा, धनराज जी, आपने केवल मेरी सलाह का उल्टा किया है। आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। आप अभी भी एक धागे से बंधे हुए हैं। वह धागा है मेरे शब्द। यदि मैं चुप हो जाऊं तो आप क्या करेंगे? धनराज ने उपहास किया, आपकी चुप्पी से क्या होगा? मेरे पास इतना धन है कि मैं 10 तेनालीराम खरीद सकता हूं। यह सुनकर तेनालीराम ने महाराज की ओर देखा और अनुमति मांगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि मैं धनराज को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराऊं। अंतिम चुनौती, राजकोष का खतरा। महाराज कृष्णदेव राय भी अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि तेनालीराम इस खेल को कैसे समाप्त करेंगे। महाराज ने तेनालीराम को एक गुप्त कार्य सौंपा। तेनालीराम, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। राजकोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम पर है। धनराज को चुनौती दो कि वह अपनी उल्टी सलाह से राजकोष की रक्षा करे। अगले दिन महाराजा ने दरबार में एक विशेष घोषणा की। महाराज ने कहा, धनराज, चूंकि तुम तेनालीराम की सलाहों का उल्टा करके लगातार सफल रहे हो, इसलिए हम मानते हैं कि तुम में असाधारण सूझबूझ है। हमारे राज्य के खजाने को एक पड़ोसी शत्रु राज्य से खतरा है। हम चाहते हैं कि तुम तेनालीराम के साथ मिलकर खजाने की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढो। धनराज यह सुनकर फूल गया। यह उसके लिए राज्य में सबसे बड़ा सम्मान था। महाराज ने तेनालीराम की ओर इशारा किया, तेनालीराम, तुम्हारी शर्त यह है कि तुम इस बार भी धनराज को उल्टी सलाह ही दोगे। और धनराज, तुम्हें मेरी ओर से यह निर्देश है कि तुम तेनालीराम की सलाह को सुनो, उस पर विचार करो और फिर अपनी इच्छा अनुसार कार्रवाई करो। उल्टी सलाह 4, राजकोष की सुरक्षा। राजकोष सोने चांदी, हीरे जवाहरात और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों से भरा हुआ था। यह महल के एक अत्यंत सुरक्षित तहखाने में स्थित था। धनराज और तेनालीराम तहखाने के बाहर खड़े थे। धनराज को लग रहा था कि अब तेनालीराम जरूर कोई हास्यास्पद या मूर्खतापूर्ण सलाह देंगे। धनराज ने तेनालीराम से पूछा, तो बताओ बुद्धिमान, राजकोष को कैसे सुरक्षित रखें? तेनालीराम ने राजकोष को चारों ओर से देखते हुए अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक उल्टी सलाह दी। तेनालीराम ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, धनराज जी, मेरी सलाह यह है कि आप इस राजकोष को तुरंत खाली कर दें। इसमें रखे सारे सोने, चांदी और जवाहरात को बाहर निकालकर उन्हें शहर के मुख्य बाजार में खुलेआम फेंक दे। धनराज चौंक गया। उसने सोचा, यह क्या कह रहा है? राजकोष को खाली करके सारे धन को लुटा दूं? यह तो पूरे राज्य को दरिद्र बनाने वाली सलाह है।
तेनालीराम आगे बोले, हाँ, और केवल इतना ही नहीं, आपको चाहिए कि इस खाली तहखाने में आप बहुत सारे सूखे पत्ते, लकड़ियां और घास भर दें, और इसके बाद तहखाने के दरवाजे को पूरी तरह खुला छोड़ दें। इसे सुरक्षित करने की बिल्कुल कोशिश न करें। क्या? धनराज दहाड़ा। आप चाहते हैं कि मैं राज्य के धन को सड़कों पर फेंक दूं और तहखाने में आग लगाने वाली चीजें भर दूं? यह तो पागलपन की पराकाष्ठा है। तेनालीराम ने शांत भाव से कहा, यह मेरी उल्टी सलाह है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से राज्य का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप यही करें। धनराज का भ्रम और अंतिम निर्णय। धनराज अब गहरे असमंजस में पड़ गया। उसकी आदत बन चुकी थी कि वह तेनालीराम की सलाह का उल्टा करे। वह सोचने लगा। तेनालीराम ने कहा, धन को लुटा दो। उल्टा करना चाहिए, धन को और सुरक्षित कर दो। तेनालीराम ने कहा, खाली तहखाने में ज्वलनशील चीजें भर दो। उल्टा करना चाहिए, तहखाने को मजबूत करो और सारी ज्वलनशील चीजें हटा दो। तेनालीराम ने कहा, दरवाजा खुला छोड़ दो। उल्टा करना चाहिए, दरवाजा बंद करके उस पर भारी ताला लगा दो। धनराज ने खुद से कहा, तेनालीराम चाहता है कि मैं राज्य को कंगाल कर दूं, इसलिए मैं उसकी बात का उल्टा करूंगा। धनराज ने तुरंत सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, तहखाने की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी जाए। दरवाजे पर अतिरिक्त जंजीरें और ताले लगाए जाए। तहखाने के चारों ओर पहरेदारों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए। धनराज ने तेनालीराम की उल्टी सलाह का सफलतापूर्वक उल्टा कर दिया। उसने राजकोष को पहले से भी कहीं अधिक सुरक्षित कर दिया। वह गर्व से महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की मूर्खतापूर्ण सलाह का उल्टा किया और राजकोष को अभेद्य, इम्प्रेग्नेबल बना दिया है। वह चाहता था कि मैं इसे नष्ट कर दूं। मेरी बुद्धिमानी और धन ने राज्य की रक्षा की है। महाराज मुस्कुराए। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम की जीत का खुलासा। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, अब इस खेल का अंत हो गया है और मैं जीत गया हूं। धनराज गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? मैंने राजकोष की रक्षा की है और तुम कह रहे हो कि तुम जीत गए। तेनालीराम ने शांत स्वर में पूछा, धनराज जी, आपने अपने बचाव के लिए क्या किया? धनराज, मैंने आपकी सलाह का उल्टा किया। मैंने सुरक्षा बढ़ा दी और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, और यहीं पर आपकी हार हुई। तेनालीराम ने महाराज को समझाया, महाराज, पड़ोसी राज्य, जिसकी हमें आशंका थी, वह जानता है कि हम राजकोष को भूमिगत तहखाने में रखते हैं। वे हमला करके खजाना चुराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। वे केवल एक ही काम करेंगे, तहखाने को नष्ट करना। तहखाने को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आग लगाना। तेनालीराम ने धनराज की ओर देखते हुए कहा, मैंने आपको उल्टी सलाह दी थी कि तहखाने में सूखे पत्ते और लकड़ियां भरकर दरवाजा खुला छोड़ दे। यह मूर्खतापूर्ण सलाह थी। एन हाँ, धनराज बोला। तेनालीराम, आपकी आदत के अनुसार आपने मेरी सलाह का उल्टा किया। यदि आप मेरी सलाह मानते, ज्वलनशील सामग्री भरना और दरवाजा खुला छोड़ना, तो चोरों को बाहर से आग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंदर पहले से ही आग लगाने का सारा इंतजाम हो चुका होता। चोरों को राजकोष नष्ट करने में आसानी होती। लेकिन आपने मेरी सलाह का उल्टा किया। आपने तहखाने से सारी ज्वलनशील सामग्री हटा दी, दरवाजा और मजबूत कर दिया और सुरक्षा बढ़ा दी। परिणाम यह हुआ, आपने तहखाने को आग लगने से इतना सुरक्षित कर दिया कि कोई भी चोर बाहर से आग लगाकर उसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। आपने मेरी उल्टी सलाह का उल्टा करके राजकोष की सुरक्षा के लिए सबसे सही और तार्किक कदम उठाया। दरअसल मेरी असली सलाह यही थी कि तहखाने को आग से सुरक्षित किया जाए, और मैंने वह सलाह आपको उल्टा कहकर मनवा ली। बुद्धि की असली कीमत। तेनालीराम ने अंतिम प्रहार किया। धनराज जी, आपने हर बार मेरी उल्टी सलाह को सुनकर यह सोचा कि आप अपनी बुद्धि से उसका उल्टा करके सही निर्णय ले रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि आप केवल मेरी दिशा का अनुसरण कर रहे थे। आपने केवल वही किया जो मैंने आपको न करने को कहा। आपकी बुद्धि ने धन का उपयोग तो किया, पर निर्णय लेने की क्षमता मुझ पर निर्भर थी।
आज आपने जो सबसे बुद्धिमानी भरा काम किया वह यह था कि आपने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, और यह काम भी अनजाने में मेरी उल्टी सलाह के कारण ही हुआ। यह सिद्ध करता है कि धन केवल संसाधनों को इकट्ठा कर सकता है, पर सही समय पर सही निर्णय लेने वाली बुद्धि अनमोल होती है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। धनराज का सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि वह तेनालीराम के हाथों कितनी आसानी से मात खा गया। उसने सोचा कि वह खुद फैसला ले रहा था, पर वास्तव में वह तेनालीराम की उल्टी दिशा का ही पालन कर रहा था। उसने तुरंत महाराज के चरणों में अपनी आधी संपत्ति रख दी और तेनालीराम से क्षमा मांगी। धनराज ने कहा, महाराज, तेनालीराम महान हैं। उनकी बुद्धिमानी ने मुझे सिखाया कि अहंकार और धन वास्तविक ज्ञान की जगह नहीं ले सकते। मैंने जो सबक आज सीखा है वह मेरी पूरी संपत्ति से कहीं अधिक कीमती है। महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। तिम्माप्पा और राघव, जो तेनालीराम की हार की उम्मीद कर रहे थे, चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। तेनालीराम की उल्टी सलाह ने उन्हें एक बार फिर मूर्ख बना दिया था। यह कहानी का दूसरा भाग है, जिसमें हमने मुख्य कथा और निर्णायक मोड़ को विस्तार से प्रस्तुत किया है। यदि आप चाहे तो मैं इस कहानी को और विस्तृत करने के लिए भाग 3 लिख सकता हूं, जिसमें इस घटना के बाद धनराज के जीवन में आए बदलाव, तिम्माप्पा और राघव की नई साजिशें और तेनालीराम द्वारा उन्हें सबक सिखाने की नई कहानियां जोड़ी जा सकती है, ताकि यह आपके विजयनगर का अनोखा राजा। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और इसके महाराजा थे कृष्णदेव राय। महाराज कृष्णदेव राय केवल एक महान शासक ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक कुशल कवि और कला के पारखी भी थे। उनके दरबार में तेनालीराम की उपस्थिति से हास्य और बुद्धिमत्ता का संतुलन बना रहता था। महाराज का स्वभाव अक्सर थोड़ा विचित्र और प्रयोगधर्मी था। वे रूढ़िवादी नियमों से बंधे रहना पसंद नहीं करते थे और अक्सर ऐसी घोषणाएं कर देते थे जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन जाती थीं। अजीब शर्त का जन्म। महाराज को इन दिनों एक नई आदत पड़ गई थी, अजीबोगरीब शर्तें रखना। उन्हें लगता था कि जीवन बहुत सीधा है और इसे थोड़ा जटिल बनाने के लिए नियमों को बदलना चाहिए। एक दिन दरबार भरा हुआ था। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा, मुख्य सेनापति भद्रायन और राजकवि राघव सहित सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तेनालीराम भी अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ हाजिर थे। महाराज ने अचानक एक गहरी सांस ली और बोले, दरबारियों, मैंने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। हमें हमेशा सीधा और सरल जीवन जीने की आदत पड़ गई है। इससे हमारी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता कम हो रही है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब से मैं राज्य के कुछ कार्यों के लिए एक अजीब शर्त लागू करूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। महाराज ने अपनी घोषणा जारी रखी, शर्त यह है कि अब से जो कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई चीज मांगेगा, चाहे वह धन हो, भूमि हो या कोई पद, उसे वह चीज तभी मिलेगी जब वह मांगने के तुरंत बाद एक ऐसा काम करे जो उस मांग से ठीक विपरीत हो और जो मेरी नजर में पूरी तरह से निरर्थक लगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा ने साहस बटोरकर पूछा, माफ करें महाराज, क्या आप उदाहरण देकर समझा सकते हैं? विपरीत और निरर्थक काम का क्या अर्थ है? महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। महाराज ने कहा, उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान मुझसे 20 सोने के सिक्के मांगे तो उसे वह सिक्के तभी मिलेंगे जब वह सिक्कों की मांग पूरी होने के बाद महल के पूर्वी द्वार पर जाकर हाथों से मिट्टी खोदकर उसमें एक मुट्ठी नमक मिलाए और उस पर पानी की बजाय शुद्ध घी से सिंचाई करे। यह काम पूरी तरह से विपरीत और निरर्थक है। मिट्टी में नमक मिलाना और घी से सिंचाई करना कोई तर्क नहीं है। दरबारियों को अब समझ आया कि यह शर्त कितनी अजीब और मुश्किल है। यह शर्त लोगों को लालच के बजाय उनकी रचनात्मकता और मूर्खता की परीक्षा लेगी। तिम्माप्पा का लालच और पहली असफलता। इस अजीब शर्त की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने पहले तो इसका मजाक उड़ाया, पर जल्द ही यह एक गंभीर चुनौती बन गई। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा, जो हमेशा अधिक से अधिक धन और संपत्ति जमा करने की जुगत में रहते थे, ने सोचा कि यह शर्त उनके लिए एक आसान अवसर है। तिम्माप्पा ने महाराज से सोने के सिक्कों की बड़ी राशि मांगने का निश्चय किया, पर उन्हें डर था कि कहीं महाराज कोई ऐसा काम न बता दें जो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। एक दिन
तिम्माप्पा ने दरबार में खड़े होकर कहा, महाराज, राज्य की सेवा करते हुए मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 5,000 सोने के सिक्के भेंट करें। महाराज मुस्कुराए, वाह तिम्माप्पा, यह एक बड़ी मांग है। शर्त के अनुसार 5,000 सिक्के तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मांग के बाद एक विपरीत और निरर्थक काम करोगे। सुनो, तुम्हारा काम यह है, तुम्हें महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ना होगा, अपने दोनों कानों में कमल का फूल फंसाना होगा और जोर जोर से चिल्लाना होगा, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। भले ही आसमान बिल्कुल साफ हो। तिम्माप्पा का चेहरा पीला पड़ गया। वे इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मीनार पर चढ़कर कमल के फूल कान में लगाकर मूर्खों की तरह चिल्लाना, यह उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देता। तिम्माप्पा ने शर्मिंदगी से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अभी मुझे इन सिक्कों की आवश्यकता नहीं है। मेरी सेहत भी थोड़ी ठीक नहीं है। मैं यह मांग बाद में करूंगा। इस तरह लालच में पड़े तिम्माप्पा को पहली हार मिली। तेनालीराम का चिंतन। सभी दरबारी तिम्माप्पा की विफलता देखकर खुश हुए, पर वे भी समझ गए कि इस शर्त को तोड़ना आसान नहीं है। तेनालीराम ने इस शर्त पर गहरा चिंतन करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, महाराज की यह शर्त केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उनकी बुद्धि और मनोवैज्ञानिक समझ का भी एक परीक्षण है। महाराज चाहते हैं कि लोग लालच के सामने अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ दें या फिर ऐसी कोई चीज मांगे ही नहीं जिसके बदले उन्हें मूर्ख बनना पड़े। तेनालीराम ने निश्चय किया कि वह इस शर्त को चुनौती देंगे, लेकिन वह क्या मांगे और उसके बदले में कैसा निरर्थक काम करें। तेनालीराम ने महाराज से कुछ दिनों की छुट्टी ली और वे शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। वे बाजारों में गए, किसानों से मिले और सामान्य लोगों की मांगों और समस्याओं को समझने की कोशिश की। एक गरीब ग्वाले की मांग। अपनी यात्रा के दौरान तेनालीराम एक गांव में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक गरीब ग्वाले से हुई जिसका नाम रघु था। रघु एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, पर गरीबी के कारण उसके पास अपनी गायों के लिए अच्छी घास खरीदने के पैसे नहीं थे। रघु ने तेनालीराम को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मैं महाराज से केवल 10 सोने के सिक्के मांगना चाहता हूं ताकि मैं अपने पशुओं के लिए घास खरीद सकूं, पर मैंने राजा की अजीब शर्त के बारे में सुना है। मैं गरीब हूं, मेरे पास खोने के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है, पर मुझे डर है कि यदि मैंने कुछ मांगा और महाराज ने कोई ऐसा काम बताया जिससे मेरी गायों को नुकसान पहुंचे तो मेरा क्या होगा। रघु की बात सुनकर तेनालीराम को एक विचार आया। तेनालीराम ने रघु से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दरबार में मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या मांगना है, और उस मांग के बदले में महाराज जो भी निरर्थक काम बताएंगे उसे भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। दूसरी मांग, सबसे अजीब विपरीत कार्य। अगले दिन तेनालीराम रघु को लेकर दरबार में पहुंचे। रघु ने महाराज को प्रणाम किया और थोड़ा डरते हुए अपनी मांग रखी। रघु ने कहा, महाराज, मैं केवल 10 सोने के सिक्के नहीं मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा उपहार दें जो राज्य में किसी के पास न हो, और वह उपहार हो 100 नींबू के पेड़ लगाने की अनुमति और उस जमीन का स्वामित्व। सभी दरबारी हैरान रह गए। ग्वाले ने पैसा नहीं बल्कि नींबू के पेड़ क्यों मांगे। महाराज कृष्णदेव राय उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, रघु, तुम एक ग्वाले हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम यह नींबू के पेड़ क्यों मांग रहे हो। रघु ने तेनालीराम के सिखाए अनुसार जवाब दिया, महाराज, दूध, दही और छाछ तो हर कोई बेचता है। मैं नींबू उगाऊंगा और फिर नींबू पानी बेचकर अपने लिए और अपने पशुओं के लिए धन कमाऊंगा। महाराज हंसे, बहुत अच्छा, तुम्हारी मांग स्वीकार है। अब मेरी अजीब शर्त सुनो। तुम नींबू के पेड़ तभी लगा पाओगे जब तुम यह विपरीत और निरर्थक काम करोगे। तुम्हें उन 100 गड्ढों को खोदने के बाद उनमें पेड़ लगाने से पहले हर गड्ढे में एक एक ताजा भरा हुआ घी का दीपक जलाना होगा, और जब तक वह दीपक बुझ न जाए तुम्हें हर गड्ढे पर जाकर जमीन को चूमना होगा। दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। यह काम वास्तव में निरर्थक था, मिट्टी के गड्ढों में घी के दीपक जलाना और फिर जमीन को चूमना। रघु डर से कांपने लगा, लेकिन तेनालीराम ने उसे हौसला दिया। रघु की सफलता और तेनालीराम का संकेत। तेनालीराम की देखरेख में रघु ने 100 गड्ढे खोदे। फिर शर्त के अनुसार उसने हर गड्ढे में घी का दीपक जलाया और गड्ढे की जमीन को चूमा।
पूरा दरबार यह दृश्य देखकर हंस रहा था। तिम्माप्पा और राघव रघु का मजाक उड़ा रहे थे। काम पूरा होने के बाद महाराज ने रघु को 100 नींबू के पेड़ लगाने की अनुमति और आवश्यक धन दिया। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, तुमने रघु को एक सफल मांग करने में मदद की, पर इसके पीछे तुम्हारी क्या चाल है? तुमने उसे नींबू के पेड़ क्यों मंगवाए? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने रघु से वह मांग करवाई जिसके बदले में किया गया विपरीत कार्य किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। मिट्टी को चूमने या दीपक जलाने से किसी का नुकसान नहीं होता। यह निरर्थक तो है, पर हानिकारक नहीं। तिम्माप्पा ने धन मांगा था, जिसके बदले में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता। मैंने रघु को हानि रहित मांग और निरर्थक काम चुनने का रास्ता दिखाया। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की दूरदर्शिता की प्रशंसा की। बहुत खूब, तेनाली, पर यह तो एक आसान पहेली थी। अब मैं तुम्हें एक ऐसी शर्त दूंगा जिससे तुम्हारी बुद्धि का असली परीक्षण होगा। तेनालीराम के लिए अजीब शर्त। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा और गंभीर होकर बोले, तेनालीराम, तुम राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे पूरी करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। तुम्हारी मांग यह है, तुम्हें मुझसे एक गांव की जागीर और 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मांगना है। और तुम्हारा अजीब, विपरीत और निरर्थक काम यह है, तुम्हें कल से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक दरबार में केवल पीले रंग के फल खाने होंगे, और हर फल खाने के बाद तुम्हें अपने जूते को अपने सिर पर रखना होगा और 3 बार मैं गधा हूं चिल्लाना होगा। दरबारियों को लगा कि तेनालीराम इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तेनालीराम ने एक गहरी सांस ली, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। तेनालीराम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज की आज्ञा सिर आंखों पर। मैं कल से ही इस शर्त को पूरा करना शुरू कर दूंगा। यह तेनालीराम की सबसे बड़ी और व्यक्तिगत चुनौती थी। क्या तेनालीराम अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर मूर्खतापूर्ण शर्त पूरी करेंगे? यह कहानी का पहला भाग है। कहानी अभी भी बहुत विस्तृत होनी बाकी है, जिसमें तेनालीराम महाराज की इस अजीब शर्त का बुद्धिमानी से सामना करेंगे और अंततः एक ऐसा सबक सिखाएंगे जो महाराज को भविष्य में ऐसी शर्तें रखने से रोकेगा। क्या आप चाहेंगे कि राजा की विजयनगर का नया संकट? विजयनगर साम्राज्य महाराजा कृष्णदेव राय के कुशल नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा था। दरबार में हास्य, बुद्धिमत्ता और न्याय का बोलबाला था। हालांकि हर महान दरबार की तरह विजयनगर में भी आंतरिक द्वेष और अहंकार का वास था। इस कथा का केंद्रीय पात्र है महामंत्री जयपाल। जयपाल एक नया मंत्री था, जिसे महाराज ने पड़ोसी राज्य से उसकी प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर नियुक्त किया था। जयपाल अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक भयंकर दोष था, असनीय घमंड। जयपाल मानता था कि वह विजयनगर के सभी दरबारियों, यहाँ तक कि महाराजा कृष्णदेव राय से भी अधिक बुद्धिमान और कुशल है। वह तेनालीराम को केवल एक विदूषक और मस्खरा समझता था, जिसकी हाजिर जवाबी केवल मनोरंजन के लिए थी, न कि गंभीर शासन के लिए। घमंडी मंत्री की चुनौती। जयपाल अक्सर दरबार में तेनालीराम की उपेक्षा करता था। यदि तेनालीराम कोई बुद्धिमानी की बात कहते, तो जयपाल उसे हवा में उड़ा देता था। एक दिन दरबार में एक जटिल प्रशासनिक समस्या पर चर्चा हो रही थी। तेनालीराम ने तुरंत एक सरल और तार्किक समाधान पेश किया। महाराज ने उसकी प्रशंसा की। इससे जयपाल को ईर्ष्या हुई। उसने जोर से कहा, महाराज, यह समस्या इतनी सरल थी कि इसका समाधान कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि आप इस विदूषक की मामूली सलाह पर इतना खुश होते हैं। शासन और राज्यकला चुटकुलों से नहीं चलती। जयपाल ने तेनालीराम की ओर उपहास भरी दृष्टि से देखा। तेनालीराम, तुम केवल अपनी जुबान से लोगों को हंसा सकते हो। क्या तुम में वास्तविक शासन चलाने की या किसी बड़ी समस्या का समाधान करने की योग्यता है? मुझे संदेह है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महामंत्री जी, मैं अपनी योग्यता सिद्ध करने में विश्वास नहीं रखता। मेरा काम स्वयं बोलता है। और जहां तक शासन की बात है, मैं एक ही पल में सिद्ध कर सकता हूं कि एक अच्छा हास्यबोध घमंड से भरे ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी होता है। जयपाल ने चुनौती दी, ठीक है, यदि तुम 1 माह के भीतर मुझे मेरे घमंड को या मेरे किसी भी निर्णय को मूर्खतापूर्ण सिद्ध कर दो, तो मैं तुम्हारे चरणों में झुककर अपनी हार मान लूंगा। यदि तुम असफल हुए,
तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। महाराज कृष्णदेव राय को यह खेल बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, चुनौती स्वीकार है। तेनालीराम, तुम्हारे पास 1 माह का समय है महामंत्री जयपाल के घमंड को तोड़ने के लिए। तेनालीराम की पहली चाल, सम्मान का जाल। तेनालीराम ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि जयपाल का घमंड इतना बड़ा है कि उसे सीधे चुनौती देकर नहीं तोड़ा जा सकता। उसे पहले उसी के घमंड के जाल में फंसाना होगा। तेनालीराम ने पहले 10 दिन जयपाल के साथ एक अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब भी जयपाल दरबार में आते, तेनालीराम सबसे पहले उठकर उन्हें झुककर प्रणाम करते। वे जयपाल की हर छोटी बड़ी बात पर, यहाँ तक कि उनके मूर्खतापूर्ण विचारों पर भी जोर शोर से प्रशंसा करते। वाह, महामंत्री जी ने क्या अद्भुत सुझाव दिया है। उनकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। जयपाल जी की चाल और बैठने का तरीका भी कितना राजसी है। यह केवल एक महान प्रशासक ही कर सकता है। जयपाल अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर और भी फूलने लगा। उसने सोचा, यह मस्खरा आखिरकार मेरी शक्ति के सामने झुक गया। इसे पता चल गया है कि असली बुद्धि कहाँ है। प्रधानमंत्री तिम्माप्पा और अन्य दरबारी तेनालीराम के इस व्यवहार से चकित थे। तिम्माप्पा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम उस घमंडी मंत्री की चापलूसी क्यों कर रहे हो? तेनालीराम ने आंख मारी और फुसफुसाए, तिम्माप्पा जी, किसी घमंडी आदमी को गिराना हो तो उसे सीधे धक्का मत दो। उसके घमंड के महल को और ऊंचा बनाओ। जब वह सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएगा तो एक छोटा सा कंकड़ भी उसे ध्वस्त कर देगा। दूसरी चाल, धन का परीक्षण। जयपाल का घमंड अब उसकी प्रशासनिक क्षमता पर भी हावी होने लगा था। वह अक्सर राज्य के खजाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन जयपाल ने महाराज से कहा, महाराज, राज्य की समृद्धि ऐसी होनी चाहिए कि उसके मुख्यमंत्री के पास भी इतनी संपत्ति हो जो दूसरे राज्यों के राजाओं के पास न हो। यह हमारी शक्ति का प्रदर्शन है। महाराज ने पूछा, पर इससे होगा क्या? जयपाल ने कहा, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ अत्यंत मूल्यवान और अद्वितीय वस्तु भेंट करें जो केवल मेरे पास हो। तेनालीराम को मौका मिल गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, महामंत्री जी सही कह रहे हैं। उन्हें कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो उनके महान अहंकार के अनुरूप हो। तेनालीराम ने महाराज को एक गुप्त सलाह दी, जयपाल को एक भव्य अदृश्य हीरा भेंट किया जाए। महाराज हंसे और तेनालीराम के निर्देश पर दरबार में एक विशेष आयोजन किया गया। महाराज ने जयपाल को बुलाया और एक खाली मखमली डिब्बा देते हुए कहा, महामंत्री जयपाल, हमने तुम्हें एक ऐसा हीरा भेंट किया है जो इतना शुद्ध और इतना पारदर्शी है कि वह पूरी तरह से अदृश्य है। यह हीरा केवल वास्तव में बुद्धिमान, अत्यंत ईमानदार और घमंड से रहित व्यक्ति को ही दिखाई देता है। अब यह तुम्हारा है। जयपाल अचंभित था, पर अपने घमंड के कारण वह यह नहीं कह सका कि उसे डिब्बे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने तुरंत डिब्बा लिया और ऐसे नाटक किया जैसे वह सचमुच एक कीमती हीरे को देख रहा हो। जयपाल ने कहा, ओह महाराज, क्या चमक है! यह हीरा सचमुच अद्वितीय है। इसकी पारदर्शी आभा मेरे घमंड को भी फीका कर रही है। झूठ बोलते हुए तेनालीराम ने तुरंत कहा, महामंत्री जी, आप कितने बुद्धिमान हैं। आपको यह हीरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप घमंड से रहित हैं। और हाँ, यह हीरा केवल आपके पास ही है। जयपाल अब पूरी तरह से फंस चुका था। वह हीरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, पर घमंड में आकर उसने स्वीकार कर लिया कि वह हीरा देख सकता है। यदि वह कहता कि उसे हीरा नहीं दिख रहा, तो उसे बुद्धिहीन, बेईमान और घमंडी माना जाता। जयपाल अब रोज दरबार में वह खाली डिब्बा लाता और उसके अंदर अदृश्य हीरे की प्रशंसा करता। उसका घमंड उसे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि वह एक खाली डिब्बे की पूजा कर रहा है। तीसरी चाल, अस्तबल का काम। तेनालीराम ने देखा कि जयपाल का घमंड अब उसकी आंखों पर पूरी तरह से पर्दा डाल चुका है। अब बारी थी उसे सार्वजनिक रूप से मूर्ख सिद्ध करने की। तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेव राय से निवेदन किया, महाराज, महामंत्री जयपाल जी बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अब एक ऐसा काम मिलना चाहिए जो उनकी महानता के अनुरूप हो।
महाराज ने पूछा, कौन सा काम? तेनालीराम ने कहा, उन्हें कुछ दिनों के लिए शाही अस्तबल के घोड़ों की देखभाल का काम सौंपा जाए, पर यह काम साधारण नहीं होगा। जयपाल यह सुनकर आगबबूला हो गया। अस्तबल का काम एक महामंत्री को? जयपाल ने विरोध किया, यह कैसा मजाक है तेनालीराम? एक महामंत्री घोड़ों की देखभाल क्यों करेगा? तेनालीराम ने अपनी मीठी जुबान का इस्तेमाल किया, महामंत्री जी, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? यह कोई साधारण अस्तबल नहीं है। महाराज के अस्तबल में देवदूत नामक एक विशेष घोड़ा है। कहा जाता है कि इस घोड़े का मल भी बहुत शुभ और पवित्र होता है। महाराज चाहते हैं कि आप ही उस पवित्र मल की देखभाल करें ताकि उसकी शुभता राज्य में बनी रहे। यह तो सम्मान की बात है। जयपाल ने सोचा, यदि मैं मना करूंगा तो मेरी प्रशासनिक शक्ति पर संदेह होगा। यदि मैं हाँ कहूंगा तो मुझे घोड़ों का गोबर उठाना पड़ेगा। उसने फिर घमंड का सहारा लिया। जयपाल ने सोचा, मैं इतना बड़ा मंत्री हूं, मैं घोड़ों का मल उठाकर भी उसे प्रशासनिक कार्य घोषित कर दूंगा। जयपाल ने अनिच्छा से हाँ कह दी। चौथी चाल, पवित्रता का नाटक। अगले दिन से महामंत्री जयपाल को अस्तबल में देवदूत घोड़े की देखभाल का काम सौंपा गया। अस्तबल का काम करने के लिए उसने अपने सेवक रखे, पर तेनालीराम ने महाराज से यह शर्त रखवा दी कि जयपाल को हर दिन कम से कम 1 घंटा स्वयं अस्तबल में बिताना होगा। तेनालीराम ने अपनी योजना शुरू की। तेनालीराम ने रोज अस्तबल में जाकर जानबूझकर जयपाल को उस पवित्र मल के पास खड़े होकर उसकी चमत्कारिक खुशबू की तारीफ करने के लिए मजबूर किया। तेनालीराम ने एक दरबारी की तरह सम्मान से कहा, वाह महामंत्री जी, आप कितने भाग्यशाली हैं। इस शुभ मल की खुशबू से आपका ज्ञान जरूर और भी बढ़ रहा होगा। जयपाल बदबू से अपना मुंह और नाक बंद किए हुए झूठ बोलता रहा। हाँ, यह वास्तव में बहुत बहुत सुगंधित है। यह शुभता की महक है। एक दिन तेनालीराम ने अस्तबल के बाहर एक बड़ा तख्ता लगवा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ महामंत्री जयपाल द्वारा संग्रहित पवित्र, सुगंधित और ज्ञानवर्धक घोड़े का मल मिलता है। केवल 1 मुट्ठी, कीमत 10 सोने के सिक्के। जयपाल ने देखा और क्रोध से भर गया। जयपाल ने कहा, तेनालीराम, यह क्या है? क्या तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो? तेनालीराम ने शांत भाव से कहा, महामंत्री जी, क्यों घबरा रहे हैं? आप तो कह चुके हैं कि यह पवित्र है और आपकी बुद्धि बढ़ा रहा है। अब यदि यह पवित्र है तो लोग इसे क्यों नहीं खरीदेंगे? यदि आप खुद इसका प्रचार नहीं करेंगे तो लोग आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह करेंगे। आप तो घमंड से रहित है, इसलिए आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जयपाल अपने ही झूठ और घमंड के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वह न तो अस्तबल का काम छोड़ सकता था, वरना वह मूर्ख कहलाता, और नहीं वह इस तख्ते का विरोध कर सकता था, वरना उसे पवित्र कहने से मुकर जाना पड़ता। जयपाल को मजबूरन अस्तबल के सामने खड़े होकर लोगों से कहना पड़ा, हाँ, यह शुभ मल है, इसे ले जाओ, यह आपका भाग्य बदलेगा। घमंड का टूटना और अंतिम फैसला। 1 सप्ताह के भीतर पूरे विजयनगर में यह चर्चा हो गई कि महामंत्री जयपाल, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान कहते थे, अब घोड़ों के मल की पवित्रता का प्रचार कर रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय ने दरबार में अंतिम फैसला सुनाने का निर्णय लिया। महाराज ने जयपाल को दरबार में बुलाया। जयपाल बदबू से बचने के लिए इत्र की तेज खुशबू लगाए हुए आया। महाराज ने पूछा, महामंत्री, 1 महीना पूरा हो गया, क्या तुम अब भी मानते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? जयपाल का घमंड अब टूट चुका था। उसने देखा कि तेनालीराम ने उसे बिना कोई कठोर सजा दिए, केवल उसके घमंड का उपयोग करके उसे सार्वजनिक रूप से इतना मूर्ख बना दिया है कि वह अपनी प्रशासनिक क्षमता खो चुका है। जयपाल ने कहा, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हार गया हूं। तेनालीराम ने मुझे बिना कुछ कहे ही हरा दिया। जयपाल ने तेनालीराम की ओर देखा और कहा, तेनालीराम, तुमने मुझे सबक सिखाया है। मेरा घमंड मुझे अंधा कर रहा था। तुम ही सच्चे बुद्धिमान हो। तुम कैसे जानते थे कि मैं अदृश्य हीरे या अस्तबल के काम के लिए हाँ कहूंगा? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महामंत्री जी, घमंड एक ऐसा अदृश्य हीरा होता है
जो हर घमंडी व्यक्ति को दिखाई देता है। जब मैंने आपको अदृश्य हीरे की बात कही, तो आपका घमंड आपको यह कहने नहीं दिया कि आप बुद्धिहीन हैं। जब मैंने आपको घोड़े के पवित्र मल की बात कही, तो आपका घमंड आपको सम्मान की आड़ में उसे अस्वीकार नहीं करने दिया। आपकी सबसे बड़ी हार यह थी कि आपने ज्ञान को घमंड से ऊपर नहीं रखा। आपने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए झूठी बातों का समर्थन किया, और इसी कारण आप अंततः विफल हुए। जयपाल ने अपने घुटनों पर झुककर कहा, तेनालीराम, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर मेरा असली सम्मान बचाया है। उसने तेनालीराम के चरणों